मासूम हैदर। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एक्साइटेशन एंड इनहिबिशन इन अ न्यूरॉन। और इसके अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जैसे कि ईपीएसपी, आईपीएसपी, जो वाइवास में अक्सर आपसे पूछ लेते हैं, तो मैं आज आपको वो बताऊँगा। जनरल मैकेनिज्म इसका मैंने पहली वीडियो में आपको बता दिया था कि जनरली एक्साइटेशन जब होनी हो तो हमें क्या रिक्वायर होता है और इनहिबिशन अगर होनी हो तो हमें क्या रिक्वायर होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज ये देखें, ये कोई भी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और ये क्या है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, और ये इसकी क्या है, सोमा। ये क्या इसका एक्सोन है, और जिस पॉइंट से एक्सोन जो सोमा को लीव करता है इसको कहते हैं एक्सोन हीलो। मैंने आपको ऑलरेडी भी इसका स्ट्रक्चर बताया हुआ है। अब होता क्या है कि जब ये रेस्ट कंडीशन पे ना कि प्री सिनेप्टिक जो टर्मिनल है इससे अभी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि अब रेस्टिंग कंडीशन है। तो रेस्टिंग कंडीशन पे जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है इसकी सोमा का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कितनी है, -65 मिलीवोल्ट। अब होगा क्या कि जब नर्व इम्पल्स आई है किसमें, इन द प्री सिनेप्टिक टर्मिनल में, इसकी एक्साइटेशन हुई है, तो एक्साइटेशन के बाद क्या होगा कि न्यूरोट्रांसमीटर के मालिक्यूल यहाँ पे रिलीज़ होंगे। ये इन दोनों के दरमियान ये जो स्पेस है इसको कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर के मालिक्यूल रिलीज़ होंगे। अब न्यूरोट्रांसमीटर के मालिक्यूल जब बाइंड करते हैं ना पोस्ट सिनेप्टिक जो न्यूरॉन होता है इसकी मेम्ब्रेन पे, तो अब डिपेंड करता है कि अगर जो न्यूरोट्रांसमीटर के लिए रिसेप्टर एक्साइटेटरी हुआ है तो एक्साइटेशन होगी, अगर इनहिबिटरी हुआ है तो इनहिबिशन होगी। तो लेट्स सपोज पहले मैं आपको बता देता हूँ मैकेनिज्म ऑफ द एक्साइटेशन। ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए और ये एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे बाइंड कर गए। तो अब क्या होगा, जैसे ये बाइंड करेंगे तो सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे। जैसे सोडियम चैनल ओपन हुए तो ये देखें अब सोडियम का इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा। जैसे सोडियम की कंडक्टेंस बढ़ेगी तो अंदर क्या, सोडियम क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो अंदर पॉजिटिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, या जो अंदर पहले नेगेटिविटी थी वो कम होना शुरू हो गई। अब पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना था, -65 मिलीवोल्ट, और मैंने आपको बताया हुआ है कि जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है ना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए, वो कितना होता है, -45 मिलीवोल्ट। यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज होने से पहले जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से कितने फासले पे था, 20 मिलीवोल्ट के। लेकिन अब जैसे सोडियम की कंडक्टेंस बढ़ी, अंदर पॉजिटिविटी आती गई है, तो ये पोटेंशियल लेस नेगेटिव हो गया, लेट्स सपोज 50 हो गया। तो अब ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से कितने फासले पे रह गया, सिर्फ 5 मिलीवोल्ट के। इसका मतलब क्या हो गया, एक्साइटेशन आसान हो गई। और क्या हो गया कि ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी -65 से कितना हो गया है, -50 मिलीवोल्ट। सो इस राइज इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि क्या हुआ, इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज आई है। इसको कहते हैं साइनेप्टिक पोटेंशियल। क्योंकि अब एक्साइटेशन आसान हो गई इसलिए इसको कहते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। तो ये था ईपीएसपी का बेसिक कंसेप्ट। तो बेसिक कंसेप्ट क्या था कि सोडियम की जस्ट कंडक्शन बढ़ जाती है, सोडियम इनसाइड मूव करता है और अंदर पॉजिटिविटी हो जाती है। पॉजिटिविटी की वजह से क्या हो जाता है कि पोटेंशियल पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है क्या एक प्री सिनेप्टिक टर्मिनल से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो, क्या ये इतना पोटेंशियल जनरेट करवा सकता है कि वो -65 से -45 हो जाए? जवाब है नहीं। कभी भी एक प्री सिनेप्टिक टर्मिनल से रिलीज होने वाला न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करवा सकता। अगर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को पहुंचाना है तो कम से कम 40 to 80 जो है प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, इनसे न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज़ होना ज़रूरी होती है। उन सब की जो फायरिंग है वो ऐड हो जाएगी, और ऐड होने के बाद क्या करेगी, इतने ज़्यादा सोडियम चैनल को ओपन करेगी कि अंदर पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा हो जाए कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुँच जाए। दूसरी बात ये होती है कि अब जब भी एक्साइटेशन हुई है तो ये सोमा है, सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक्साइटेशन हो गई है तो सारे पार्ट में सोमा से फैलेगी ये एक्साइटेशन। और जवाब सवाल ये पैदा होता है कि एक्शन पोटेंशियल किस पॉइंट पे जनरेट होता है इस न्यूरॉन के? जवाब है एट द एक्सोन हीलो, यानी कि पूरी सोमा में एक्साइटेशन हो रही है। चाहे पूरी सोमा एक्साइट रहे, एक्शन पोटेंशियल उस वक्त तक जनरेट नहीं हो सकता जब तक ये एक्साइटेशन पहुँच के उस पॉइंट तक ना पहुँचे जहाँ से एक्सोन सोमा को लीव करता है एक्सोन हीलो। अब सवाल ये पैदा होता है एक्सोन हीलो पर ही क्यों एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है? उसकी बात ये होती है कि एक्साइटेशन ने अंदर पॉजिटिविटी तो काज कर दी, लेकिन सोडियम चैनल जो एक्सोन हीलोक पे होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू इन द सोमा। तकरीबन 7 टाइम जो है ना, 7 टाइम्स सोडियम चैनल्स जो हैं इन द सोमा इस कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू इन द एक्सोन हीलोक। तो जनरल यही वजह है कि 7 टाइम जो चैनल होते हैं सोडियम चैनल वो मोर होते हैं इन द एक्सोन हीलोक। और दूसरी वजह ये भी होती है कि एक्सोन हीलोक में अगर पोटेंशियल यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना है तो हमें पोटेंशियल सिर्फ कितना 10 से 20 मिलीवोल्ट बढ़ाना है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से। लेकिन अगर हम एक्साइटेशन काज करवाना चाहते हैं इन द सोमा ऑफ द न्यूरॉन तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो पोटेंशियल है +30 से +40 मिलीवोल्ट
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की निस्बत बढ़ाना पड़ेगा, फिर जाके एक्साइटेशन होगी। इसका मतलब एक्सॉन हीलॉक्स से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना आसान होता है। इसी वजह से एक्सॉन हीलॉक्स से ही जो ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा सकता है। अब ये तो था एक्साइटेशन का मैकेनिज्म। अब दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि इनहिबिशन जब होनी होती है तो उस टाइम पे क्या होता है। जब इनहिबिशन होनी होती है ना तो पोस्ट सिनेप्टिक प्री सिनेप्टिक टर्मिनल से न्यूरोट्रांसमीटर ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हुआ। अब ये जाके बाइंड किया इनहिबिटरी रिसेप्टर से, और इनहिबिटरी रिसेप्टर से बाइंड होने की वजह से क्या हुआ कि इसने क्लोराइड चैनल और पोटासियम चैनल दोनों को ओपन कर दिया। अब इससे हुआ क्या कि पोटासियम की कंडक्टेंस होगी आउटसाइड। जब पोटासियम सेल से बाहर चला गया तो पोटासियम पॉजिटिव आयन था, तो अंदर क्या हो गई नेगेटिविटी। जब क्लोराइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इनसाइड मूव कर गया तो क्लोराइड नेगेटिव चार्ज था, तो अंदर क्या आ गई नेगेटिविटी। अब अगर क्लोराइड की वजह से सिंपली हम देखें तो क्लोराइड के इनसाइड मूव करने की वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -65 की बजाय कितना हो जाता है -70 मिलीवोल्ट। तो अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज तो अभी आई है, लेकिन ये किस डायरेक्शन में आई है, नेगेटिव डायरेक्शन में। पहले -65 था, अब कितना हो गया -70। तो दिस राइज इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन द नेगेटिव डायरेक्शन या बियॉन्ड द नॉर्मल वैल्यू, इसको कहते हैं इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। इनहिबिटरी क्यों कहते हैं कि पहले हमें -70 से पहले हमें क्या करना पड़ता था, -65 से -45 पे आना था, यानी कि 20 वोल्ट ऐड करने थे एक्साइटेशन काज करवाने के लिए। अब कितने ऐड करने पड़ेंगे 25 मिली वोल्ट, क्योंकि अब 70 से हमें 25 पे आना पड़ रहा है, 45 पे आना पड़ रहा है। यही वजह से इनहिबिशन हो गई है, क्योंकि एक्साइटेशन हो गई है डिफ़िकल्ट। इसी वजह से इस तरह के पोटेंशियल को क्या कहते हैं, इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो मैंने आपको जनरल एक्साइटेशन के रूल बताए। मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ। जब भी एक्साइटेशन होनी होगी तो क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, सोडियम चैनल ओपन होंगे। और जब भी इनहिबिशन होनी होगी न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटरी रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, क्लोराइड चैनल और पोटासियम चैनल ओपन होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, पोटेंशियल नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से क्या हो जाएगी, एक्साइटेशन डिफिकल्ट होगी। तो उसको कहते हैं इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।